हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रभाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जनरल साइंस की सीरीज में हम 2500 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जो यह सीरीज लगातार चल रही है, यह हमारा पार्ट 10 है। इसके पहले 9 पार्ट बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वो 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आपको देखना है, और वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह होगा जैव विकास। एवोल्यूशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपकी हर परीक्षा के लिए, जैसे MPPSC, RRB, SSC, UPSC, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी व्यापम के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन एग्ज़ाम के लिए भी यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और बीच में एक प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न का ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आपको जब वीडियो ख़त्म हो जाए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर स्टडी कर को फॉलो कीजिए, जिससे आपको बीच बीच में नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि बीच में क्या बदलाव हो रहा है, कौन सी नई चीज़ हो रही है। तो ये सब जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है जैव विकास से संबंधित। डायनासोर का विकास हुआ कब? हुआ डायनासोर का विकास? स्तनियों के विकास के बाद, या स्तनियों के साथ, या स्तनियों से पहले, या स्तनियों के पहले इन्होंने ही डायनासोर को जन्म दिया। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा? डायनासोर का विकास हुआ स्तनियों के विकास के बाद, या स्तनियों के साथ, या स्तनियों के पहले, या स्तनियों के पहले इन्होंने ही डायनासोर को जन्म दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यह बात कमेंट बॉक्स में बतानी है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डायनासोर का विकास कब हुआ। स्तनियों के विकास के बाद, जो मैमल्स हैं उनके विकास के बाद हुआ है, या स्तनियों के साथ हुआ है, स्तनियों के पहले हुआ है, या स्तनियों के पहले इन्होंने ही डायनासोर को जन्म दिया है। तो बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 1 जो है उसका सही जवाब होगा स्तनियों के पहले। जो मैमल्स हैं उनके पहले डायनासोर का विकास हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही ऑप्शन होगा 3rd नंबर। अगला है घोड़े सादृश्य खुर वाले जंतुओं का विकास किस युग में हुआ है? सादृश्य मतलब दिखने वाले, खुर जो हैं ऐसे जंतुओं का विकास जिनके खुर दिखाई देते थे। तो उनका विकास किस युग में हुआ है यह बताना है। क्रिस्टोसीन कल्प में, या ओलिगोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प में, या इलोसीन कल्प में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। तो इनको अच्छे से समझ के इनको लगाना है। जैव विकास से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है और सावधानी से उनका उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, जो सादृश्य खुर वाले जंतुओं का विकास किस युग में हुआ है हमें बताना है। क्रिस्टोसीन कल्प में, या ओलिगोसीन कल्प में, या मायोसीन कल्प में, या इलोसीन कल्प में। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा इलोसीन कल्प में। तो जो सादृश्य खुर वाले जो जंतु हैं उनका विकास किस युग में हुआ है? इलोसीन कल्प में। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है यह बताना है। वर्गिकी, टेरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी,
या पॉलीएंटोलॉजी, क्या कहते हैं जीवाश्मों के अध्ययन को? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है, या टेरेंटोलॉजी कहलाता है, जीरेंटोलॉजी कहलाता है, पॉलीएंटोलॉजी कहलाता है? क्या कहलाता है जीवाश्मों का अध्ययन? तो बताएं सभी, इसका सही जवाब क्या होगा? जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्गीकी, टेरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी या पॉलीएंटोलॉजी? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकी, टेरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी या पॉलीएंटोलॉजी? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा पॉलीएंटोलॉजी। आज का जो प्रश्न होगा इस वीडियो का, जब वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आपको उसका उत्तर देना है, तो यह बताना है कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताना है कि किसे हम वर्गीकी का पिता कहते हैं। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, मीजोजोइक युग को कहा जाता है। मीजोजोइक युग, मीजोजोइक युग को कहा जाता है एम्फीबिया युक्त, कवच युक्त मत्स्य युग या आदि मानव युग या प्रभावी सरीसृप युग? क्या कहते हैं मीजोजोइक युग को? हम क्या कहते हैं? मीजोजोइक जो युग है उसे हम मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं? एम्फीबिया युग कहते हैं, या कवच युक्त मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है, या आदि मानव युग के नाम से जाना जाता है, या प्रभावी सरीसृप युग के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मीजोजोइक युग को कहा जाता है एम्फीबिया युग, कवच युक्त मत्स्य युग या आदि मानव युग या प्रभावी सरीसृप युग? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रभावी सरीसृप युग। इसे सरीसृप युग के नाम से जाना जाता है। सरीसृप जो जीव हैं उनको आप जानते हैं, जैसे सांप हो गया, रेंगने वाले जीव जो हैं वो सरीसृप जीव कहलाते हैं। तो मीजोजोइक युग है उसमें सरीसृप जीवों का विकास हुआ है। जैसे सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, यह सब क्या कहलाते हैं? सरीसृप प्राणी कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। तो इनका जो विकास है वो इसी युग में हुआ है, तो इसलिए इसे प्रभावी सरीसृप युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों एवं स्तनियों का विकास कब हुआ? इयोसिन ओलिगोसिन युग में, या साइलोजियम या डिबोनियम युग में, या कार्बोनीफेरम या परीमियम कल्प में? फिर है चौथा जो ऑप्शन रहेगा वह होगा जुरेसिक युग में। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न क्रमांक 5 में पक्षियों एवं स्तनियों का विकास हुआ है। कब हुआ है? पक्षियों एवं स्तनियों का विकास कब हुआ है? इयोसिन व ओलिगोसिन युग में, या साइलोजियम या व डिबोनियम युग में, या कार्बोनीफेरस या परमियम कल्प में, या जुरेसिक युग में? तो आपको बताना है कि जो पक्षियों और स्तनियों का विकास हुआ है वह कब हुआ है। जल्दी से इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, उसका जो सही जवाब होगा वह होगा जुरेसिक युग में। पक्षियों और स्तनियों प्राणियों जो मैमल्स हैं उनका विकास कब हुआ है? जुरेसिक युग में। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस लक्षण के कारण सरीसृपों ने पृथ्वी पर 100 लाख वर्षों तक प्रभुत्व बनाए रखा? यह हमें बताना है कि किस लक्षण के कारण जो सरीसृप थे उन्होंने पृथ्वी पर लगभग 100 लाख वर्षों तक प्रभुत्व बनाए रखा। अर्थात इस पृथ्वी पर 100 लाख वर्षों तक सरीसृप जगत के जो प्राणी थे उनका प्रभुत्व रहा है। तो उनका वो कौन सा लक्षण था जिसके कारण पृथ्वी पर उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व था इस पृथ्वी पर? तो वह कौन सा
कारण है? बड़े दांतों के कारण, या कवच युक्त अंडे देने के कारण, या कठोर फेफड़े होने के कारण, या बाह्य कंकाल के कारण? तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब देना है आपको कि सरीसृपों में वह कौन सी विशेषता थी जिसके कारण उन्होंने लगभग 100 लाख वर्षों तक इस पृथ्वी पर उनका वर्चस्व, उनका प्रभुत्व रहा है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बड़े दांतों के कारण, या कवच युक्त अंडे देने के कारण, या कठोर फेफड़ों के कारण, या बाह्य कंकाल होने के कारण? तो क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न क्रमांक 6, बड़े दांतों के कारण, या कवच युक्त अंडे देने के कारण, या कठोर फेफड़े होने के कारण, या बाह्य कंकाल होने के कारण? तो प्रश्न क्रमांक जो 6 है वह है आपके सामने, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो सरीसृप हैं उनमें ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण उन्होंने पृथ्वी पर लगभग 100 लाख वर्षों तक प्रभुत्व बनाए रखा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही उत्तर होगा वह होगा बाह्य कंकाल। बाहर जो कवच था उनका, उस कवच के कारण उनका शरीर मजबूत था, इसलिए लगभग 100 लाख वर्षों तक उनका प्रभुत्व रहा है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, किस कल्प में जीवन नहीं था? तो किस युग में जीवन नहीं था यह बताना है। मीजोजोइक, पोलियोजोइक, सीनोजोइक, या एजोइक? तो हमें बताना है कि वह कौन सा युग था जिसमें जीवन नहीं था, जीवन का अभाव था उस युग में। तो बताएं क्या होगा इसका सही उत्तर? किस युग में या किस कल्प में जीवन नहीं था? मीजोजोइक, पोलियोजोइक, सीनोजोइक, या एजोइक? तो किस युग में जीवन नहीं था यह बताना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही जवाब होगा वह होगा एजोइक। एजोइक युग में जीवन नहीं था। प्रश्न क्रमांक 8 है, जीवन की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है, किस युग में हुई है यह बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए आपको लाइक का बटन दबाना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन जरूर दबाना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है यह बताना है हमें कि जीवन की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है, किस युग में हुई है। तो प्रोटीरोजोइक युग में, या मीजोइक युग में, या प्री कैम्बियम युग में, या एजोइक युग में? तो बताना है हमें कि किस कल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न क्रमांक 8 का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? जीवन की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है? प्रोटीरोजोइक युग, या मीसोजोइक युग में, या प्री कैम्ब्रियन युग में, या एजोइक युग में? तो वह कौन सा युग था जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई है? प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग में जीवन की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर है। डायनासोर का स्वर्णिम युग था। हमें यह बताना है कि डायनासोर का स्वर्णिम युग था। कौन था युग स्वर्णिम युग था? मीसोजोइक कल्प, या प्री कैम्बियम कल्प, या प्रोटेरोजोइक कल्प, या नवीन कल्प? तो वह कौन सा युग था जिसमें डायनासोर अपने सबसे उच्चतम स्तर पर थे? तो बताना है हमें डायनासोर का स्वर्णिम युग कौन सा था। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब दीजिएगा, किस युग में डायनासोर का जो प्रभुत्व था बहुत अधिक था? उनका स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, किस कल्प को कहा जाता है? मीसोजोइक कल्प को, या प्री कैम्ब्रियन कल्प को, या प्रोटीरोजोइक कल्प को, या नवीन कल्प को? वह कौन सा कल्प है जिसे हम डायनासोर का स्वर्णिम युग कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मीसोजोइक कल्प। मीसोजोइक कल्प को डायनासोर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवों के अंश जो होते हैं, वो जो नीचे दबे होते हैं ज़मीन में, तो उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु जब लाखों वर्षों तक नीचे ज़मीन में दबे रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। अब हमें उस जीवाश्म का पता लगाना है कि यह कितने वर्ष पहले का जीवाश्म है। तो कैसे लगाते हैं हम? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है यह बताना है। कैल्शियम अवशेष की मात्रा से, रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक की मात्रा पर, या अन्य स्तनियों के संघर्ष से, या अस्थियों की रचना से। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा? जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है? जीवाश्मों की जो आयु है वह किससे पता लगाई जाती है कि यह कितने वर्ष का जीवाश्म है? तो कैल्शियम अवशेष की मात्रा से, या रेडियोधर्मी कार्बन से और यौगिक की मात्रा पर, या अन्य स्तनियों के संघर्ष से, या अस्थियों की रचना से। प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही जवाब होगा वह होगा रेडियोधर्मी कार्बन, जिसे हम C14 के नाम से जानते हैं। कार्बन डेटिंग कहते हैं जिसे। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही हम जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं कि यह कितने वर्ष पुराना जीवाश्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे सरल एवं आदि स्तनी है? तो हमें बताना है कि सबसे सरल और आदि स्तनी कौन सा है। कंटक चींटीखोर, या स्केली चींटीखोर, और में डिलो, या सभी पूर्वज। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रश्न क्रमांक 11 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 11 में है, निम्न में से कौन सबसे सरल एवं आदि स्तनी है? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। कंटक चींटीखोर, स्केली चींटीखोर, या आर्मेडिलो, या सभी पूर्वज। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब क्या होगा यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी का पता चलता है और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारी जो पढ़ाई है वह लगातार चल रही है और सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो सभी लोग सही जवाब देने की कोशिश करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर स्टडी कर को ज़रूर फॉलो करना है। तो बताइएगा निम्न में सबसे सरल आदि स्तनी कौन होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा कंटक चींटीखोर जो है सबसे सरल और आदि स्तनी है। प्रश्न क्रमांक 12, पुनरावृत्ति नियम किसने प्रतिपादित किया? यह हमें बताना है कि पुनरावृत्ति नियम को किसने प्रतिपादित किया है। वीजमैन, वॉन बेयर एवं हैकल ने, डार्विन ने, या मोल्थस ने। तो पुनरावृत्ति का नियम किसने प्रस्तुत किया है यह बताना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब देना है क्या होगा। पुनरावृत्ति नियम किसने प्रतिपादित किया? वीजमैन ने, वॉन बेयर एवं हैकल ने, डार्विन ने, या मोल्थस ने। तो प्रश्न क्रमांक 12 जो है उसका सही जवाब दें क्या होगा। वीजमैन, वॉन बेयर एवं हैकल, डार्विन, या मोल्थस। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब होगा वह होगा वॉन बेयर तथा हैकल ने पुनरावृत्ति का नियम दिया है। अगला प्रश्न है, ऑर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की संयोजी कड़ी है? तो हमें बताना है कि जो ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसके बीच की कड़ी है, संयोजी कड़ी है, किसको जोड़ते हैं वो। तो सरीसृप एवं स्तनी, सरीसृप एवं पक्षी, एम्फीबिया तथा सरीसृप, पक्षी तथा स्तनी। तो यह किसके बीच की कड़ी होते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी होते हैं यह हमें बताना है। आर्कियोप्टेरिक्स
यूपटेरिक्स जो है वह किसके बीच की कड़ी होती है? सरीसृप एवं स्तनी की, सरीसृप एवं पक्षी की, एम्फीबिया एवं सरीसृप की, पक्षी एवं स्तनी की। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब होगा सरीसृप और पक्षी के बीच की यह कड़ी होते हैं। बीच की कड़ी होते हैं कौन? आर्कियोप्टेरिस्क। प्रश्न क्रमांक 14 है आपकी स्क्रीन पर। आदिकाल विशालकाय सरीसृपों के लिप्त होने का कारण क्या है? जो आदिकाल में विशाल जो सरीसृप थे उनके लुप्त होने का कारण क्या है? विशालकाय शरीर, शाकाहारी भोजन, मजबूत बाह्य कंकाल या छोटा मस्तिष्क। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। आदिकाल में जो विशालकाय सरीसृप थे उनके लुप्त होने का कारण क्या था? विशालकाय शरीर के कारण वो लुप्त हो गए, या शाकाहारी भोजन के कारण लुप्त हो गए, या मजबूत बाह्य कंकाल के कारण लुप्त हो गए, या उनका छोटा मस्तिष्क था इसलिए लुप्त हो गए। तो आदिकाल में जो विशालकाय सरीसृप थे तो उनके लुप्त होने का कारण क्या है? विशालकाय शरीर, शाकाहारी भोजन, मजबूत बाह्य कंकाल या छोटा मस्तिष्क। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब होगा शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन के कारण जो विशालकाय सरीसृप थे उनको पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण वो विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? तो हमें बताना है कि अवशेषी अंग कौन सा नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग होते हैं जिनका कोई काम नहीं है फिर भी वो हमारे शरीर में उपस्थित हैं, तो इसलिए उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। तो वह बताएं कौन से अवशेषी अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पुच्छ कशेरुक या कृमि रूप परिशेषिका, निमेषक झिल्ली या ग्लॉटिस। क्या होगा इसका सही जवाब? वह कौन सा अंग है जो अवशेषी अंग नहीं है? पुच्छ कशेरुक, कृमि रूप परिशेषिका जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं शरीर में, बड़ी आंत में यह होता है, निमेषक झिल्ली जो हमारे आँख में पाई जाती है, या ग्लॉटिस। यह बताएं कौन सा अंग जो है वह हमारा अवशेषी अंग नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही जवाब होगा वह होगा पुच्छ कशेरुक। जो पुच्छ कशेरुक है वह हमारा अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है? हमें बताना है कि जैव विकास की जो परिभाषा है वह कौन सी परिभाषा होगी जो अधिक उचित है। किसी जाति का उन्नतशील इतिहास, जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास, या जाति का भ्रूणीय विकास, या जाति वर्धन। तो जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित होगी यह बताना है। तो जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है? किसी जाति का उन्नतशील इतिहास, या जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास, या जाति का भ्रूणीय विकास, या जाति का वर्धन। तो बताएं जैव विकास की कौन सी परिभाषा सही है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही जवाब है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है? किसी जाति का उन्नतशील इतिहास, या जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास, जाति का भ्रूणीय विकास, या जाति का वर्धन। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही जवाब होगा वह होगा किसी जाति का उन्नतशील इतिहास। हमें यह बताना है कि कोई जाति किस प्रकार से उसने विकास किया है, यह हमें उसमें बताया जैव विकास में यह बताते हैं कि जाति का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा किसी जाति का उन्नतशील इतिहास। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 17 है, जीवाश्म कैसे बनते हैं? हमें यह बताना है कि जीवाश्म बनते कैसे हैं। तो पहला ऑप्शन है जंतु प्राकृतिक रूप से दफनाए जाएं, जंतुओं को परिमार्जित नष्ट कर दें, या जंतुओं को उनकी शिकारी जातियां खा लें, या जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं। तो कैसे बनते हैं जीवाश्मों का
जो निर्माण है वो है कैसे होता है? तो जंतु प्राकृतिक रूप से दफनाए जाएं या फिर जंतुओं को परिमार्जित नष्ट कर दें, या जंतुओं को उनकी शिकारी जातियां खा लें, या जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं। तो इस प्रश्न के लिए आपको लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और सही आंसर दें इसका क्या होगा, और स्टडी कर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो जीवाश्म बनते कैसे हैं यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब होगा, जब जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं तो जीवाश्मों का निर्माण होता है। जब जंतु जो हैं वो वातावरण की परिस्थितियों के द्वारा नष्ट हो जाएं तब किसका निर्माण होता है? जीवाश्मों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18 है, आकृति में समान किंतु जनन में पृथक्करण जाति कहलाती है। आकृति में समान हो, ऐसे जंतु जो आकृति में समान हो किंतु जनन में पृथक्कृत हों, अलग हों, जनन की जो उनकी प्रोसेस है वो अलग हो, तो उस जाति को हम क्या कहते हैं? उपजाति, सहोदर जाति, समस्थानिक जाति या एलोपैट्रिक जाति, क्या कहते हैं उसे? आकृति में समान किंतु जनन में पृथक्कृत जाति कहलाती है उपजाति, सहोदर जाति, समस्थानिक जाति या एलोपैट्रिक जाति। तो क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 18 क्या होगा इसका सही उत्तर? आकृति में समान हो किंतु जनन में पृथक्कृत जाति क्या कहलाएगी? उपजाति कहलाएगी, सहोदर जाति कहलाएगी, या समस्थानिक जाति कहलाएगी, या एलोपैट्रिक जाति कहलाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा समस्थानिक जाति। अगला प्रश्न है, उस जहाज का नाम बताइए जिसमें चार्ल्स डार्विन जो हैं वो यात्रा के लिए गए थे। तो उस जहाज का नाम बताना है जिसमें चार्ल्स डार्विन ने यात्रा की थी। सिलोग, बीगल, सीगल या एटलांटिक। तो क्या कहा था उस जहाज को, क्या नाम था उस जहाज का जिसमें चार्ल्स डार्विन ने यात्रा की थी? सीलोग कहा था, या बीगल, या सीगल या एटलांटिक। तो हमें उस जहाज का नाम बताना है, क्या होगा जिसमें चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया है, चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया है। प्रकृति वर्ण के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति उसी का चयन करती है जो उसके अनुसार कार्य करते हैं। जो उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, जो जीव उनके प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनको नष्ट कर देती है, अर्थात वो जीव नष्ट हो जाते हैं। और जो प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं वह जीव उन्नति करते हैं। तो बताइएगा उस जहाज का नाम जिसमें चार्ल्स डार्विन ने यात्रा की थी। तो उस जहाज का क्या नाम था? बीगल। बीगल नाम के जहाज से उन्होंने यात्रा की थी। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और स्टडी कर को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन दबा लें। प्रश्न है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो हमें बताना है कि जैव विकास के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है। उत्परिवर्तन, लाभदायक भिन्नताएं, संकरण या उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। क्या होगा इसका सही उत्तर? जो नव डार्विनवाद है उसके अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो प्रश्न क्रमांक 20 जो है आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो बताना है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। उत्परिवर्तन, लाभदायक भिन्नताएं, संकरण या उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही जवाब होगा वह होगा उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और स्टडी कर का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसे ज़रूर फॉलो करें। और हमें हमारे जो फेसबुक पेज है स्टडी कर का उसे फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में चलते हैं, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।